मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 81 आत्मा फोर्जिंग। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 81 स्पिरिट फोर्जिंग अल्फा हेयर ऑयल। अब बालों को फिर से उबाना अब हुआ संभव सिर्फ ये जड़ी बूटी। 174 गुना एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ के पास 8 विशेषता अंक थे और उसने उन सभी को बुद्धिमत्ता में डालने का फैसला किया। उसे अपनी बाकी विशेषताओं के साथ अच्छा लगा, इसलिए उसे अपना ईंट 28 तक बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर भी इसका मतलब था कि वह केवल 36 मिनट के लिए दांत बना सकता था। उसने ये भी देखने की कोशिश की कि उसके पास जो सांप की पसलियां थी उन्हें बनाने के लिए उसे कितनी जरूरत थी। पसलियों पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था और साथ ही साथ मन की खपत भी। हड्डियों को गढ़ने से हड्डी के अंदर की छिद्रपूर्ण संरचना से छुटकारा मिला और यह हाथी दांत की तरह ठोस हो गई। इस बड़े बदलाव की लागत 15 मन प्रति मिनट थी, जो दांतों की तुलना में 3 गुना ज्यादा थी। परिणामी हथियार का प्रदर्शन उस समय की तुलना में बहुत बेहतर था जब उसने इसे हड्डी से बनाया था, लेकिन केवल दांत के बराबर। एकमात्र फायदा यह था कि उसके पास बहुत ज्यादा सामग्री थी। सेठ का मन पुनर्जनन भी बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए हर आधे घंटे में इस तरह से काम करने के बाद उसे पूरी तरह से ठीक होने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ता था। वह आत्माओं को गढ़ने की कोशिश करने से पहले लेस देन लोहार ग्रेटर देन को थोड़ा और बढ़ाना चाहता था, लेकिन इस तरह की चीजों के साथ उसने बस इसे आजमाने का फैसला किया। लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन ने उसे जो पहली संभावना दी वह थी आत्मा के आकार को स्वतंत्र रूप से बदलना। एक अमूर्त पदार्थ के रूप में ये किसी विशिष्ट आकार से बंधा नहीं था। इस तरह वह एक ही आत्मा का उपयोग करके अंगूठी जैसी छोटी चीज या ढाल जैसी बड़ी चीज बना सकता था। उसे बस इसे आकार देने की जरूरत थी। चारों के ओबुल ने अन्यथा अमूर्त आत्माओं को मूर्त बना दिया और हथौड़े के प्रहार के तहत वे एक कठोर पदार्थ की तरह महसूस हुए। यह एक स्टील की गेंद को गढ़ने जैसा था, बस आत्माओं को नरम करने के लिए केवल आत्मा की आग के हल्के स्पर्श की आवश्यकता थी। उसने एक छोटी सी आत्मा का उपयोग करके एक साधारण ड्रेसर बनाया और उसे स्टाइल से पानी में डुबो दिया। उसे कुछ विशेष घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ये केवल एक नियमित सूचना थी कि उसने एक आइटम पूरा कर लिया है। लेस देन सोल ड्रेसर बाय सामान्य जादू परिभाषा 15 1 जोड़ 1 0 मन। एक सरल आत्मा कवच का टुकड़ा। इसे ऐसे ही पहना जा सकता है या भौतिक ड्रेसर में डाला जा सकता है। ग्रेटर देन आत्मा कवच ने बोनस मैना दिया। जब सेठ ने इसके बारे में सोचा तो ये समझ में आया। अब तक उसने आत्माओं के बारे में जो कुछ भी समझा था वह ये था कि वे एक तरह के ऊर्जा स्रोत थे। लेस देन आत्मा संचार ग्रेटर देन के साथ एक स्थायी जादू बनाने के उनके प्रयोग से पता चला कि आत्माओं में मैना और मैना पुनर्जनन था। मरे हुए भी वही थे। मरे हुए लोगों में असीमित सहनशक्ति कैसे हो सकती है और वे कुछ भी न खाने या पीने के बावजूद नहीं मर सकते। वह नहीं जानता था कि ऊर्जा कहां से आती है, लेकिन इससे उसकी मैना समस्या हल हो गई। शायद यही कारण था कि हथौड़े में यह विकल्प क्यों था। अगर उसने इसे एक असामान्य हथौड़े के रूप में बनाया होता तो उसके पास शायद आत्माओं से बना पूरा कवच और मन का एक बड़ा भंडार होता, जब तक कि ये दुर्लभ नहीं हो जाता। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कई अन्य कौशलों की तरह लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन में कोई प्रगति बार नहीं था, लेकिन सोल आर्मर बनाने से लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन में दक्षता मिली। सरल ड्रेसर ने उसे 0.3% दिया। क्या आत्मा के उपयोग के साथ इसमें कोई बदलाव आया? सेठ ने लेस देन सोल मीडियम ग्रेटर देन से एक और ड्रेसर बनाया। उसके पास अभी भी प्रयोग करने के लिए कुछ था। लेस देन सोल ड्रेसर दाएं सामान्य जादू परिभाषा 125 1 जोड़ 77 मन। एक सरल आत्मा कवच का टुकड़ा। इसे ऐसे ही पहना जा सकता है या भौतिक ड्रेसर में डाला जा सकता है। ग्रेटर देन 77 मन और 125 जादुई बचाव। मध्यम आत्मा का उपयोग करके बनाए गए हथियार में छोटे वाले की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक प्रभाव था और लेस देन ब्लैकस्मिथ ग्रेटर देन में 3% दक्षता देता था। ये बहुत बढ़िया था। वह इस तरह से आसानी से अपने मन की कमी को हल कर सकता था। और एक बार जब उसका लेस देन लोहार ग्रेटर देन और बढ़ गया तो वह और भी बेहतर आत्मा हथियार बनाने में सक्षम हो जाएगा। जब तक उसके कौशल में वृद्धि होगी यही पुण्य चक्र होगा और वह और अधिक मजबूत होता जाएगा। उसे बस कच्चे माल की जरूरत थी, जो उसके पास बहुत कम बचा था। उसके पास अब मुश्किल से 20 छोटी आत्माएं बची थीं, बस कुछ और प्रयोग करने के लिए पर्याप्त। उसने पहले ड्रेसर में कुछ छोटी आत्माओं को डालने की कोशिश की और उसने देखा कि हर आत्मा के साथ बचाव और अतिरिक्त मन में औसतन 8 की वृद्धि हुई। 9 आत्माओं के बाद बाएं ड्रेसर ने दाएं ड्रेसर के बराबर आंकड़े प्राप्त कर लिए थे। सेठ ने उन्हें सुसज्जित करने की कोशिश की और वे उसकी त्वचा में धंस गए। वह इसे देख नहीं पाया, लेकिन उसके दिमाग के पीछे कहीं वह महसूस कर सकता था कि उसने कवच पहना हुआ है। ये सामान्य कवच की तरह नहीं, बल्कि उसकी बांह को ढकने वाली एक नर्म और गर्म आस्तीन की तरह महसूस हुआ। अपनी स्थिति विंडो में वह आइटम स्लॉट की दूसरी परत को दिखाई दे सकता था। ये वे स्थान थे जहां सुसज्जित आत्मा कवच दिखाया गया था। इस बिंदु पर उसका मन पुनर्जीवित हो गया था और 2 ड्रेसर के साथ उसके पास अतिरिक्त 154 मन और 249 जादुई बचाव था। वह कुछ और देखना चाहता था, इसलिए उसने सांप की 2 पसलियों को कृपाण ब्लेड में बदल दिया। ये तेज था क्योंकि पसलियों में पहले से ही हथियार के लिए सही वक्त था। इससे उसका मैना रिजर्व खाली हो जाता है और सेठ अपने मैना रीजनरेशन को देख सकता है। अपने ईंट को बढ़ाने के बाद उसे अपने मैना को रीजनरेट करने के लिए 2 घंटे से थोड़ा कम समय लगा, इसलिए ये लगभग 1% प्रति मिनट था। हुआ ये कि उसे 154 तक पहुंचने में शायद 13 मिनट लगे और फिर यह धीमा हो गया। बाकी को रीजनरेट करने के लिए 2 घंटे की जरूरत थी। आत्मा कवच का मैना पुनर्जनन लगभग 10% प्रति मिनट था। ये सेठ एक लोहार के लिए एक पागल गति थी। उसके पास अपने मैना पुनर्जनन को बढ़ाने के लिए कोई कौशल नहीं था जैसा कि एक कास्टवर के पास था, लेकिन अब उसके पास तेजी से पुनर्जीवित होने वाला अतिरिक्त मैना पूल था। ये शर्म की बात थी कि उसके पास कोई सक्रिय कौशल नहीं था जो मैना का उपयोग करता था। ये सुअरों के सामने फेंके गए मोतियों की तरह था, लेकिन फिर इससे बहुत कुछ हासिल कर सकता था। यह आखिरकार कुछ ऐसा था जो वह परी के लिए बना सकता था क्योंकि आत्मा कवच का कोई निर्धारित आकार नहीं था और यह किसी भी आइटम स्लॉट को ब्लॉक नहीं करता था। आखिरी चीज जो वह आजमाना चाहता था वह थी आत्मा कवच को उकेरना। ये कितना शानदार होगा अगर वह तकनीकी रूप से खुद को मंत्रमुग्ध कर सके। अगर उसे सही जादू मिल जाए तो वह आत्मा कवच को एक तरह के विकास काल में बदल सकता है। जब तक वह आत्माओं में विलय करता रहेगा तब तक जादू और भी मजबूत होता जाएगा। वास्तविकता ने उसके असामयिक सपनों पर रोक लगा दी। नियमित उत्कीर्णन उपकरण आत्मा कवच में एक भी खरोंच का निशान नहीं छोड़ सकते थे। वे इसे छू भी नहीं सकते थे और सीधे पार हो गए। एक पल के लिए उदास होने के बाद सेठ को पर्क सूची और चारों के ओबोल की याद आई। ऐसे उपकरण बनाना असंभव नहीं था जो आत्मा को बदल सके, तो शायद उसे बाद में ऐसा कुछ मिल जाए अगर उसने अपने लेस देन सोल फोर्जिंग ग्रेटर देन या लेस देन एन्चेंटमेंट ग्रेटर देन को काफी आगे तक ले लिया। उसे पता नहीं था कि सरीना चुपके से उसके कमरे में घुस गई थी और पिछले कुछ घंटों से उसे और उसके मूड के उतार चढ़ाव को देख रही थी। जब उसने गहरी सांस ली तो सेठ को लगभग दिल का दौरा पड़ गया। क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? तुम क्या काम कर रहे हो? उसने दिलचस्पी से पूछा। उसने उसे हड्डी गढ़ने और हवा में जोर-जोर से हथौड़ा चलाने के बीच बारी-बारी से बदलते देखा था। इससे ये सवाल उठा कि क्या सेठ ने अपना दिमाग खो दिया है या वह वास्तव में किसी ऐसी चीज पर काम कर रहा है जिसे वह आसानी से नहीं देख पा रही थी। अंत में वह अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पाई और पूछ लिया। सेठ एक पल के लिए अवाक रह गया। ठीक है, लेकिन तुम्हें कसम खानी होगी कि तुम किसी को नहीं बताओगे। मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। पिंकी प्रॉमिस। उसने पवित्र शपथ ली और उसके साथ एक छोटा सा वादा किया, इसलिए सेठ ने उसे आसानी से बताया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था और इसे यथासंभव सरल रखने की कोशिश की। क्या आप उन अदृश्य चीजों का उपयोग करके उनमें काम करने के लिए कुछ नहीं बना सकते? उसने मासूमियत से पूछा।
इतना ही, उसकी आंखों से पर्दा हट गया। बेशक, बेशक, संकेत वर्णन में था। आत्मा के हथियार सीधे आत्माओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आत्मा से उत्कीर्ण लोहा बनाना संभव होना चाहिए। उसने छोटी लड़की को कसकर गले लगा लिया और वह उसे धन्यवाद देते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए लगातार हंसती रही। वह कितनी बुद्धिमान लड़की थी और क्या नहीं। उसकी बहुत प्रशंसा करने के बाद वह न्याय के पास वापस गया। उसने अपनी बची हुई आत्माओं में से एक का इस्तेमाल करके उसे एक कब्र बनाने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन लेस देन आत्मा गंभीर सामान्य आत्माओं पर पैटर्न उकेरने का एक आदिम उपकरण ग्रेटर देन। ये वास्तव में एक सफलता थी, यहां तक कि सिस्टम ने इसे एक उपकरण के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने एक छोटे से आत्मा से बनाए गए एक नए ब्रेसर पर नए उपकरण का परीक्षण किया। उन्होंने प्राचीन कांस्य स्क्रैप से प्राप्त जादू का इस्तेमाल किया। ये रक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला था। परिणाम तलवार पर उनके प्रयोग जैसा ही था। मन पूल बहुत छोटा था, इसलिए मन पुनर्जनन जादू की खपत के साथ तालमेल रखने में असमर्थ था। यह तब हुआ जब जादू को आत्मा पर सीधे उकेरा गया था और उसे प्रति मिनट बहुत कम मन की आवश्यकता थी। पर्याप्त मैना नहीं, कोई समस्या नहीं। इसके लिए 2 और आत्माओं की आवश्यकता थी और जादू स्थायी रूप से काम करता था। बदले में बोनस मैना धीमी गति से पुनर्जीवित होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या जादू ने उसी मात्रा में मैना का उपयोग किया है जितना पुनर्जीवित किया गया था। सेठ उत्सुक था, अगर वह इस ब्रेसर को फिर से बनाता है तो क्या होगा। उसने ब्रेसर को फौज में थोड़ा गर्म किया और हथौड़े के पहले प्रहार ने उत्कीर्णन को चिकना कर दिया, जिससे जादू नष्ट हो गया। उसे आत्मा को एक साधारण अंगूठी में बदलने में कोई समस्या नहीं थी। यह एक अच्छी बात थी, वह कम नुकसान के साथ आत्माओं को बचा सकता था। लेस देन सोल रिंग सामान्य जादू परिभाषा 25 1 जोड़ 3 4 मन एक साधारण अंगूठी जो आत्मा से बनी है ग्रेटर देन। उनके पास और भी विचार थे, लेकिन स्पष्ट चेतना के साथ ऐसा करने के लिए उनके पास पर्याप्त आत्मा और अन्य सामग्री नहीं थी। आखिरी काम जो उन्होंने किया वह था अपनी आखिरी आत्माओं को रिंग में मिलाना और उसे और मजबूत करना। लेस देन सोल रिंग सामान्य जादू परिभाषा 145 1 जोड़ 141 मन एक साधारण अंगूठी जो आत्मा से बनी है ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। जी हाँ, सफेद दाग जड़ावत से समाप्त हो सकते हैं। ये रहा तरीका। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 82-82। अलविदा। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 82 अलविदा एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले सप्ताहों में सेठ ने सांप की सामग्री बनाने का काम किया जब तक कि उसका मन समाप्त नहीं हो गया और फिर सरीना और छोटे एविसे के साथ समय बिताया। एक दिन जब छोटा आईवी फोजिंग से थोड़ा ब्रेक ले रहा था, अचानक पालतू जानवरों के स्थान से बाहर निकल आया। सेठ मैंने आखिरकार यह कर दिखाया, उसने उत्साह से कहा। आश्चर्यचकित होकर लोहार ने कैटरपिलर से पूछा कि उसने क्या किया है। क्या तुमने मुझसे कुछ समय पहले पवित्र सोने के बारे में नहीं पूछा था? मैं अंततः अब इसे बना सकता हूं। जब से उन्होंने यात्रा शुरू की थी तब से नन्हा आइविकर अपने पूर्वजों की यादों से प्राचीन कांस्य बनाने की कला सीखने में व्यस्त था। एक घटक उसकी जाति के लिए अद्वितीय आंतरिक ऊर्जा थी। इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उसे अपने स्वयं के भंडार को बढ़ाने के लिए सूर्य से बहुत सारी ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ी। यही कारण है कि उसने अपना अधिकांश समय हवाई जहाज पर मुख्य डेक पर फिन के साथ बैठकर और खेलकर बिताया था। आखिरकार मैं कला सीखने में सफल हो गया और सिस्टम ने इसे एक कौशल में भी बदल दिया। अब उसे बस तांबा और टिन या नियमित कांस्य खाने की जरूरत थी। कैटरपिलर ने लोहार को यह सब समझाया, जो बॉबल हेड की तरह अपना सिर हिलाता रहा। सच कहूं तो वह हाल ही में प्राचीन कांस्य के बारे में कुछ हद तक भूल गया था और इसके लिए थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। इवेसर ने उसके लिए इतना समय और प्रयास लगाया था, लेकिन स्पष्टीकरण सुनकर वह फिर से उत्साहित होने लगा। आत्मा की सारी चीजें एक बात थी, लेकिन एक असामान्य धातु बनाने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति होना भी महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्या हमें इसे आजमाना चाहिए? सेठ ने पूछा और गुफा में उगाए गए तांबे के एस्क और पिन और जिके में खरीदे गए टिन को बाहर निकाला। सिर्फ इसलिए कि हाल ही में कांस्य को उसके दिमाग में पीछे धकेल दिया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसने तब तैयारी नहीं की थी। आईवेसर थोड़ा बड़ा हो गया था, लेकिन सेठ ने जितनी सामग्री जमा कर रखी थी वह उसके लिए बहुत ज्यादा थी। उसने अयस्क के कुछ टुकड़े ही खाए और फिर उन्हें इंतजार करना पड़ा। पहले सामग्री को पचाना था, फिर वे उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा के साथ मिल जाती और पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। छोटे आईवीसर ने अपने मुंह से प्राचीन कांसे के पतले धागे थूकना शुरू कर दिया। जमीन पर एक मुड़े हुए मकड़ी के जाल की तरह जमा हुआ। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन एक छोटी सी चीख के साथ धागे बाहर निकलना बंद हो गए। छोटा कैटरपिलर हवा के लिए हौंफ रहा था और पूरी तरह से थक गया था। माफ कीजिए, मैं एक बार में इतना ही कर सकता हूं। उसने धागे के छोटे से ढेर की तुलना सेठ द्वारा पहले लाए गए ढेर से करते हुए माफी मांगी। तुम किस बात के लिए माफी मांग रहे हो? ये बहुत बढ़िया है। सेठ वहीं बैठा था और आश्चर्य से देख रहा था कि उसके मुंह से सुनहरे कांसे के तार निकल रहे थे। ये बहुत पतला था, धागे की तरह, लेकिन तार की तरह मजबूत भी। उसके पास एकदम सही विचार था। सेठ ने अरचने के धागे से बने कवच के बारे में सोचा और याद किया कि सेरनो बोलक ने क्या कहा था कि इसका इस्तेमाल मूल रूप से उनके भगवान के लिए वस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। जब तक उसे कोई दर्जी मिल जाए जो इस धागे से कपड़ा बुन सके, वह इसे गैम्बेसन बनवा सकता था या फिन के लिए लबादा। ये कवच की पहली परत के रूप में पहनने के लिए सबसे अच्छी सामग्री थी। आइवेकस का मूड ठीक हो गया क्योंकि सेठ ने बताया कि धागा सभी तरह की चीजों के लिए कितना उपयोगी होगा सिवाय इसे पिघलाने के। और तुम भविष्य में बड़े होगे, तुम्हें अपने पूर्वजों की यादें हो सकती हैं, लेकिन तुम अभी भी एक बच्चे हो, इसलिए अभी के बारे में ज्यादा चिंता मत करो। उसने मुस्कुराते हुए आइवेकस के गोल सुनहरे सिर को थपथपाया। अब इसे देखते हुए कोई यह उम्मीद नहीं करेगा कि इसमें सेरनो बोलक या पवित्र जानवर जैसे भयानक अस्तित्व में विकसित होने की क्षमता है। लेकिन जब तक उसे कोई दर्जी या बुनकर नहीं मिल जाता, तब तक उसे क्या करना चाहिए था? जब आइवेसर डेक पर धूप में अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए चला गया, तो सेठ के पास आइवेसर का ढेर रह गया। पूर्ण इसकी ताकत लेस देन उच्च गुणवत्ता वाले स्टील ग्रेटर देन के समान थी और जादुई चालकता लेस देन मेटल ग्रेटर देन के करीब थी। सेठ ने स्टील को इसकी एक पतली परत से ढकने के बारे में सोचा। सेठ ने एक छोटे खंजर पर कुछ ऐसा करने की कोशिश की जिसे हम रेजिन कहते हैं, लेकिन इसकी सफलता दर बहुत खराब थी क्योंकि उसके पास कांस्य को ठीक से चिपकाने में मदद करने के लिए कोई फ्लक्स नहीं था। कुछ असफलताओं के बाद उन्होंने इस विचार को फिलहाल टाल दिया। हो सकता है कि ओरा पहुंचने के बाद वे किसी लोहार से पूछ लें। सेठ लेस देन ब्लैकस्मिथ एडेप्ट लव 3 ग्रेटर देन पर पहुंच चुके थे जब वे आखिरकार इसी भी पहुंचे जहां उन्हें सरीना से अलग होना था। यह ओरिएकोट के बाद पहला पड़ाव नहीं था, लेकिन तब से पहला बड़ा शहर था। जहाज यहां एक दिन के लिए रुकेगा, इसलिए ये यात्रा करने लायक थी। सेठ और फिन ने सरीना के साथ जाने और शहर को देखने का फैसला किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बंदरगाह पर पहले से ही कोई व्यक्ति सरीना का इंतजार कर रहा था। वहां एक अच्छी तरह से तैयार आदमी था जिसके साथ 3 बख्तरबंद गार्ड थे। उसने अपने हाथ में तस्वीर और उस छोटी लड़की को देखा जो एक अजनबी और परी के साथ जहाज से उतरी थी। वे तीनों के समूह के पास पहुंचे। नमस्ते, क्या आप सरीना हैं? तो आप ही वे परोपकारी लोग होंगे जिन्होंने हमारी युवती को बचाया। उस आदमी ने एक प्रशिक्षित मुस्कान दी। सरीना पीछे हट गई और सेठ के पीछे छिप गई। वह एक सामान्य गांव की लड़की की तरह बड़ी हुई थी और उसे नहीं पता था कि इन अजनबियों से कैसे निपटना है। उस आदमी की मुस्कान थोड़ी जटिल हो गई क्योंकि वह सरीना की आंखों के स्तर पर आने के लिए नीचे झुका। मैं एडवर्ड हूं, आपके पिता का चांसलर। उन्होंने मुझे आपको सुरक्षित उनके पास पहुंचाने के लिए कहा है। लड़की एडवर्ड और सेठ के बीच इधर-उधर देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सेठ ने उसके सिर पर थपथपाया। अगर इससे तुम्हें अच्छा महसूस हो तो हम साथ चलेंगे, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए कहा।
शायद वे कुलीन निवास में अच्छा खाना खा सकें। इसके अलावा खोज अभी तक अपडेट नहीं हुई थी। सेठ ये सुनिश्चित करना चाहता था कि खोज सही तरीके से पूरी हो। एडवर्ड्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने भी उनके आने पर सहमति जताई। ये सीवी ओरिएकोट से भी बड़ा था क्योंकि यह समुद्री मार्गों, हवाई जहाज और कारवां के जरिए विभिन्न कनेक्शनों वाला एक व्यापार केंद्र था। यह एकमात्र बंदरगाह भी था जहां एल्विन ग्रैंड डची के व्यापारी जहाज लंगर डालते थे। यह अफसोस की बात थी कि वे केवल एक दिन के लिए ही रुक सकते थे। सेकेज़ोस का काउंट एक कुलीन व्यक्ति था जिसका इलाका इस विशाल व्यापार केंद्र के पड़ोसी क्षेत्र में था। उसकी संपत्ति अन्य महान और भव्य हवेलियों के साथ कुलीन जिले में स्थित थी। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि इस शहर से अपनी निकटता से उसे कितना लाभ हुआ होगा। सरीना परेशान दिख रही थी जब एक बड़ा अजनबी जिसकी शानदार घनी दाढ़ी और शेर की तरह सुनहरा आयल था, बाहर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। उसके कपड़े महंगे लग रहे थे, लेकिन सेठ ने रईसों पर जो कपड़े देखे थे वे भव्य या भड़कीले नहीं थे। जब काउंट ने अपनी बेटी को गले लगाया तो बढ़िया कपड़े अच्छी तरह से प्रशिक्षित मांसपेशियों पर खींच गए। लेस देन डिंग, आपने क्वेस्ट पूरा कर लिया है। एक आखिरी अनुरोध, आपको लेस देन वफादार आत्मा मध्यम ग्रेटर देन अनुभव प्राप्त हुआ है। काउंट सेकेज़ोस के साथ अंतरंगता बढ़ गई है। ग्रेटर देन, मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो, मेरी बेचारी बच्ची। सेठ ने उलझन में पलकें झपकाईं। फिन भी हैरान था। सरीना को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दे और एडवर्ड ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। काउंट अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, भले ही वह कभी उसके सामने न आया हो। वह हमेशा पत्रों का आदान प्रदान करके उसकी मां से संपर्क बनाए रखता था। जब वे अपनी मां के बारे में बात करते थे और वह बताता था कि वह उनके साथ क्यों नहीं रह सकता, तो सरीना उसके साथ घुल मिल जाती थी। यह आम बहाना था कि वह उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। सेठ ने वास्तव में क्वेस्ट पूरा होने के बाद उस हिस्से को नहीं सुना। काउंट बहुत सहानुभूतिपूर्ण लग रहा था, खासकर तब जब उसने उन्हें धन्यवाद देना बंद नहीं किया। उसने उन्हें 50 स्वर्ण भी दिए और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। अगर सरीना इस आदमी के साथ रहती तो वह सुरक्षित रहती। अगली सुबह ईसीवी से रवाना होने से पहले उन्होंने साराना और उसके पिता के साथ हवेली में दिन बिताया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री। 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी, तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 83 हो रहा। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 83 हो रहा। विजियोरेक्स। अब एक जादुई ट्रिक जिससे आपकी आंखों की रोशनी 100% तक वापस आ जाएगी। 540 गुना एड्स बाय पब फ्यूचर। अंत में वे ओरा पहुंचे, जो पर्वत श्रृंखला के तल पर स्थित एक महान बोना शहर है। लगभग 4 महीने की यात्रा के लिए जिसकी उसने पहले से योजना नहीं बनाई थी। हवाई जहाज ने बीच में कई पड़ाव डाले थे और सेठ ने इस अलग दुनिया का वास्तव में आनंद लेने के लिए मौके का इस्तेमाल किया था। सामग्रियों के बारे में उसका ज्ञान बहुत अधिक नहीं बढ़ा था, लेकिन उसका लेस देन लोहार दक्ष ग्रेटर देन स्तर 4 पर पहुंच गया था और वह नीलामीकर्ताओं जैसे सिस्टम संस्थानों का आदी हो गया था। लेकिन आज वह दिन था जब अंधेरे में उसकी ठोकरें खत्म होने वाली थी। उनके सामने ओरा शहर था, एक शानदार शहर जिसका एक आधा हिस्सा एक बड़े मैदान पर फैला हुआ था और हवा में ऊंचा उठ रहा था, और उसका दूसरा आधा हिस्सा एक बड़ी चट्टान की दीवार की तरह बना हुआ था। मैदान के ऊपर शहर की काली काली दीवारें दूर से ही देखी जा सकती थी। दीवार के कुछ हिस्सों को बौने योद्धाओं की विशाल मूर्तियों और सफेद और सुनहरे आभूषणों से सजे वॉचटावरों द्वारा अलग किया गया था। काली दीवारों के पीछे इमारतों का एक ऐसा सागर था जो चट्टान के करीब आते ही ऊंचा होता जा रहा था। छतों पर नीले रंग के कई शेड्स थे और दीवारें गहरे भूरे से लेकर संगमरमर की तरह सफेद रंग की थी। यह कोई व्यवस्थित रूप से विकसित गांव नहीं था जो एक विशाल शहर में बदल गया था। यह एक पूरी तरह से योजनाबद्ध और अच्छी तरह से निर्मित महानगर था। हवाई अड्डा महान दीवारों के बाहर स्थित था, इसलिए इस क्रूज पर यात्रा करने वाले रईसों को भी गार्ड की जांच करने वाली निगाहों और बौने पत्थर के संरक्षकों की भारी मौजूदगी के बीच गेट से गुजरना पड़ा। 30-40 मीटर लंबे दिग्गजों के पैरों के नीचे खड़ा होना विनम्र था। यहाँ तक कि फिन ने भी उनके कटे हुए चेहरों को देखा। इस दृश्य को देखकर उनके जबड़े ढीले पड़ गए। शहर के 20 मीटर ऊंचे द्वार, जो मुश्किल से संरक्षकों की कमर तक पहुंचते थे, सजावटी फिटिंग से भरपूर थे। इन फिटिंग में जो कौशल इस्तेमाल किया गया था, उससे सेठ को यकीन हो गया कि वह सही जगह पर आया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लोग विशाल द्वारों में लगे एक छोटे द्वार से प्रवेश करते हैं। जब वह एडवेंचरर गिल्ड का हिस्सा बन गया था, तो उनकी स्थिति की जांच की गई थी कि क्या वे चौकीदारों द्वारा अंदर जाने से पहले वांछित अपराधी हैं। उनकी आंखों के सामने एक चहल पहल वाली मुख्य सड़क थी जो धीरे धीरे दूर तक बढ़ रही थी, चट्टान तक, जहां चट्टान की दीवार में एक और बड़ा द्वार बना हुआ था, जहां से लोग शहर के दूसरे हिस्से में प्रवेश करते थे। वह हिस्सा जहां बौने लोग सीधे पहाड़ों में बने ऊंचे हॉल और परिसरों में रहते थे। अन्य इसी तरह के द्वार खदानों के विशाल नेटवर्क की ओर ले जाते थे, जो पत्थर में व्याप्त थे और केंद्रीय पर्वत श्रृंखला में गहराई तक ले जाते थे। इतने दूर और गहरे की बौनों में से भी कम लोगों को पता था कि वे वास्तव में कहां ले जाते हैं। शहर का मुख्य व्यवसाय मुख्य सड़क पर लगी दुकानों में स्पष्ट था। लोहार, इंजीनियर, जादूगर, सभी प्रकार के हथियार और कवच की दुकानें। जौहरी और रत्न काटने वाले, जो पहाड़ों की जड़ों में गहरे खनन किए गए कई दुर्लभ रत्नों और पत्थरों से बने कच्चे माल और उत्पाद बेचते थे। जादू और कीमिया भी दृश्य का एक बड़ा हिस्सा थे, क्योंकि कई दुर्लभ सामग्री पहाड़ों और पुरानी परित्यक्त खदानों में उगने वाली कालकोठरी से आती थी। सड़क पर चलते चलते ही उसके कैटलॉग में तरह तरह की प्रविष्टियां और ब्लूप्रिंट भरने लगे। यही वह था जो वह हमेशा से चाहता था। वह एक बहुत गरीब बच्चे की तरह लग रहा था, जो चॉकलेट फैक्ट्री में प्रवेश करते हुए कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। लेस देन फायर ग्लास ग्रेटर देन या लेस देन मिट्रल ग्रेटर देन जैसी दुर्लभ सामग्री यहाँ आसानी से उपलब्ध थी। हालांकि वे महंगी थी, फिर भी वे नीलामी घर की तुलना में बहुत सस्ती थी। कुछ विक्रेताओं ने उसे ये भी बताया कि साहसी लोग शहर के नीचे की कालकोठरी में ऐसी सामग्री पा सकते हैं, और उससे भी बेहतर। फिन ने देखा कि सेठ उत्साह से दुकान दुकान घूम रहा था, विक्रेताओं से बात कर रहा था, सामान देख रहा था। उनका पहला लक्ष्य बेशक गिल्ड था। शहर और समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह थी। एकमात्र बोना जिससे वे कभी मिले थे वह यूरिट था। क्रोधी शिकारी परी का पहला बोना भी था। बौने महानगर के बाहरी शहर में केवल एक ही चीज की कमी थी, बौने और नए जादू। वह दुकानों में देखे गए अधिकांश जादू को पहचान सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब वे गिल्ड में पहुंचे तो जल्दी ही पता चल गया कि ऐसा क्यों है। होरा के बाहरी शहर में गिल्ड हॉल ओरिएकोट के गिल्ड हॉल से बहुत छोटा था, क्योंकि यह वास्तव में 2 शाखाओं में विभाजित था। पूरा शहर विभाजित था। बाहरी शहर, जो किसी भी जाति या गुट के सभी आगंतुकों के लिए खुला था, में एक गिल्ड शाखा थी, और दूसरी शाखा शहर के बौने हिस्से आंतरिक शहर में स्थित थी, जहां केवल बौने और उनकी मान्यता वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी। अगर आप बौनों की कृतियां खरीदना चाहते हैं तो ये भी एक जगह है। उनकी सभी दुकानें यही स्थित थीं और बौने बहुत कम ही अपनी भूमिगत दुनिया से बाहर निकलते थे। होरा के अधिकांश उच्च श्रेणी के साहसी लोग भी यहीं पाए जा सकते थे। खदानों और पर्वत श्रृंखला के भीतर विकसित होने वाली कालकोठरी बेहद खतरनाक थी, जिसमें खतरे के अनुरूप पुरस्कार भी मिलते थे। गिल्ड में उन्हें ओरिएकोट के ब्रोशर से काफी मिलता जुलता एक ब्रोशर मिला। इसमें शहर का एक सरल नक्शा था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं के स्थान और बाहरी शहर में पाए जाने वाले सराय और दुकानों की सूची थी। चूंकि सभी बौने अपने पहाड़ में छिपे हुए थे, इसलिए सेठ को अंदर जाने का रास्ता ढूंढना था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे प्रवेश की अनुमति पाने के 3 तरीके बताए। पहला तरीका था बी रैंक एडवेंचरर बनना, जिसका मतलब था कि उसे लेवल अप करना होगा और रैंक परीक्षा में सफल होना होगा। दूसरा तरीका था शहर में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना और बौने अधिकारी द्वारा परीक्षा देना। तीसरा तरीका था आंतरिक शहर से एक मास्टर द्वारा आमंत्रित किया जाना। अपने शिल्प के मास्टर्स का बौने समाज में उच्च स्थान था और किसी को भी लाना जो उन्हें पसंद था, बस एक विशेषाधिकार था। कोई भी व्यक्ति हॉल ऑफ स्टोन में नहीं जा सकता था, जैसा कि स्थानीय लोग इसे कहते थे। उन्होंने द लकी माइनर नामक एक मध्यम आकार की सराय में चेक इन किया। जेम्स मालिक एक मिलनसार बुजुर्ग जानवर था, जिसके लटकते हुए कुत्ते जैसे कान थे।
वह अपनी युवावस्था में एक खनिक था और जब उसे मित्रिल का एक विशेष रूप से बड़ा पिंड मिला तो उसे एक अप्रत्याशित लाभ हुआ जिससे एक पूरी तरह से नई वैन बन गई। उसने अपने परिवार के साथ इस सराय को खोलने के लिए बोनस का उपयोग किया, इसलिए इसका नाम रखा गया। उनकी पत्नी और बेटा बेहतरीन शेफ थे और सराय अपने खाने के लिए जानी जाती थी। इस जगह को चुनने के कारणों में से एक अच्छे भोजन के बाद वे फिर से जाना चाहते थे, लेकिन इवे से कमरे में रहना चाहता था। यह अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता था, इसलिए सेठ और फिन इसके बिना चले गए। सराय के पीछे चच था। सेठ साइमन को संदेश देना चाहता था कि वह अभी भी जीवित है और आखिरकार 4 महीने बाद अपने गंतव्य पर पहुंच गया है। स्थानीय चच ने उसे सम्मानपूर्वक बधाई दी और पुष्टि की कि वह एक संबद्धोरी हुआ था। गिल्ड के साथ चीजें भेजना काफी महंगा था, यहाँ तक कि पत्र भी। खास तौर पर दुनिया भर में मुफ्त में पत्र भेजना ही एकमात्र मुफ्त और विश्वसनीय सेवा थी जो उसे एक आम अनुयायी के रूप में मिली थी। यह अफसोस की बात है कि उसके दूसरे दुनिया में ज्यादा दोस्त नहीं थे, लेकिन वे इस प्रणाली का उपयोग करके सरीना के संपर्क में रहे। लड़की अपने पिता के साथ बिताए समय में अपनी कुछ खुशियां वापस पाने में कामयाब रही थी। जैसे ही सेठ ने स्टार्टा के पादरी साइमन के लिए अपना पत्र लिखना शुरू किया, एक चच कर्मचारी ने अचानक फिन से बात की, जो उसके कंधे पर बैठा था और उसे पत्र लिखने में मदद कर रहा था, जिसे साइमन का मजाक उड़ाने के लिए विचार देना भी कहा जाता है। कर्मचारी उसे दूर ले गया। जब फिन आखिरकार वापस लौटा तब सेठ ने बहुत पहले ही पत्र लिख दिया था। उसका चेहरा राख जैसा था और उसमें हमेशा की तरह ऊर्जावान मुस्कान नहीं थी। जब उसने सेठ के चिंतित भाव को देखा तो उसने ऊपर देखा और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। फिन को खेद है सेठ, फिन मुझे जल्द ही घर लौटना होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 84 बिछड़ना। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 84 अलग होने के रास्ते एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ का जबड़ा खुला रह गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। मेरे पिता ने मुझे एक पत्र भेजा है। उन्होंने कहा है कि मेरा जल्द से जल्द लौटना जरूरी है और मैं उसने अपनी प्यारी हरकतें छोड़ दी थी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी गहरी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने कांपते हुए होठों को दांतों से दबा लिया। अरे, उसने अपना हाथ उठाया। हाँ क्या, उसे सहलाने के लिए। जब वह अनजान खड़ा था तो वह उसकी छाती से लिपट गई और मजबूती से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। वह जोर जोर से रोने लगी और उसके चेहरे पर नाक बहने लगी, जिससे उसके कपड़े भीग गए। पहला डोप ठीक नहीं होना चाहता। पहला सेठ के साथ रहना चाहता है। क्या उसने अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ा ताकि नन्ही परी उसकी हथेली पर बैठ सके? उसकी छोटी मुट्ठी अभी भी उसकी शर्ट पर मजबूती से टिकी हुई थी। सेठ को इस विचार से थोड़ी उदासी महसूस हुई कि वह उसका साथ छोड़ देगा। सेठ ने अकेलेपन का स्वाद चखा था, शायद दूसरों जितना नहीं, लेकिन इतना कि उससे डर जाए। फिन ने उसकी जितनी मदद की थी उससे कहीं ज्यादा उसने सोचा होगा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद सेठ ने खुद को अलग थलग कर लिया था। वह लोगों से दूर रहने लगा था। उसने अपने रिश्ते खत्म कर लिए थे। उसे तब तक इसका एहसास नहीं हुआ जब तक कि उसे व्यस्त रखने वाली सारी चीजें खत्म नहीं हो गई। उसे डेल्टान में वापस जाने की याद आ गई। ऐसे क्षण थे जब वह अंधेरे में अकेला बैठा था, फौज में घूर रहा था और खुद से पूछ रहा था कि वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। पीसना खुद को विचलित करने का एक और तरीका था, लेकिन ये कोई इलाज नहीं था। फिन के साथ यात्रा करना, एक दोस्त का होना, बस उसके साथ होने से उसे हर चीज से निपटने में बहुत मदद मिली थी। उसने उसे कसकर गले लगा लिया। अरे फिन, यह अलविदा नहीं है, बाद में मिलते हैं, समझे? उसने स्थिर स्वर में कहा। जब तुम्हारा घर का काम पूरा हो जाए तो तुम यहाँ वापस आ सकते हो, और अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं वहां आ जाऊंगा। मैं परियों की दुनिया की यात्रा करूंगा। ओह, उसने सेठ के गंभीर चेहरे की ओर देखा। और चाहे मुझे कितनी भी देर तक ढूंढना पड़े, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। यह एक वादा है। उसने इसे वास्तविक वादे से कहीं ज्यादा धमकी की तरह पेश किया, लेकिन फिन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसे चिंता थी कि वापस लौटने के बाद उसे फिर से कामों में उलझना पड़ेगा। वह हंसे बिना नहीं रह सकी। उसे परियों की दुनिया में किसी बेतरतीब जगह पर फेंके जाने और उसे ढूंढने की कोशिश में बिना सिर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागने के बारे में सोचना, इससे उसका मूड ठीक हो गया था। तुम फिन की तलाश में मत आना। हम दोनों जानते हैं कि क्या होगा। तुम सही हो, बाद में मिलते हैं। ऐसा मत सोचो कि तुम फिन से इतनी आसानी से छुटकारा पा सकोगी। फिन तुम्हें ढूंढ निकालेगा, तुम कभी नहीं बच पाओगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। अरे सच में, अगर मैं तुम्हें पहले पा लूं तो नहीं, मैं जोक की तरह तुमसे चिपक जाऊंगा। नहीं, फिन ही जोक होगा। फिन आपके दिमाग के पीछे के विचार की तरह होगा, हमेशा वहां। वे एक दूसरे को शिकार बनाने के बारे में आगे पीछे झगड़ते रहे और कहा कि कोई रास्ता नहीं है। अंत में वे कोई और मूर्खतापूर्ण वाक्यांश नहीं बोल पाए और शांत हो गए। कर्मचारी ने अजीब चुप्पी में पूरा नाटक देखा था। मामला वास्तव में महत्वपूर्ण था और निष्पक्ष लोगों ने एक एक्सप्रेस पोर्टल के लिए भुगतान किया। फिन को अब जाना होगा। उसने सेठ को आखिरी बार गले लगाया। अलविदा। सेठ ने उसे रोक लिया। बाद में मिलते हैं, इसे मत भूलना। वह मुस्कुराई और कर्मचारी के साथ चली गई। सेठ को पीछे छोड़ दिया। जब उसने पहले दोस्त को देखा जो उसने लंबे समय में बनाया था तो उसके अंदर एक गर्मजोशी भरी देखभाल की भावना जाग उठी। ठीक है, मैं अभी भी यही हूँ। यह उनके पालतू जानवर छोटे आईवी सर के साथ उनका रिश्ता था जो उनकी यात्रा के दौरान बहुत मजबूत हो गया था। यह उनकी बहुत सारी भावनाओं को साझा करता था और उनके वर्तमान मूड को समझता था। इसलिए इसने उन्हें आश्वस्त किया कि वह अकेले नहीं थे। हाँ, उनके साथ अभी भी एक दोस्त था और अपनी यात्रा में उन्होंने कई अन्य दोस्त बनाए थे, भले ही वे अब यहाँ नहीं थे। धन्यवाद। उन्होंने किसी को विशेष रूप से नहीं कहा और चट से बाहर चले गए। होरा सेठ की व्यस्त सड़कों पर वापस आकर वह खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह सड़कों पर भटक रहा था, बस इधर उधर देख रहा था। यह एक गंदे छोटे पब की दुकान थी जिसने उसका ध्यान खींचा। बियर मग के आकार का मुरझाया हुआ साइन बोर्ड मजबूत दरवाजे के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ था, केवल एक जंग लगी चेन से टिका हुआ था। गर्म रोशनी बुल ग्लास से कीचड़ भरी सड़क पर गिर रही थी। वह झुग्गियों में घुस चुका था और यहाँ तक कि यहाँ भी ये बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान नहीं लग रहा था। यह नशे में धुत होने के लिए एकदम सही जगह थी। फर्श कीचड़ और गंदगी से सना हुआ था, लेकिन पब पूरी तरह से भरा हुआ था। सभी तरह के असभ्य दिखने वाले लड़के और खनिक टेबल और बीच की जगहों पर भरे हुए थे। हवा में पसीने और सस्ती बियर की गंध आ रही थी। बार काउंटर के बगल में कोने में एक बड़ी चिमनी पर आधा सुअर भून रहा था। मांस पर मोटी चर्बी चमक रही थी और नीचे आग में गिर रही थी, जिससे कमरे में गंध के मिश्रण में एक और स्वादिष्ट नोट जुड़ गया। ये जगह गंदी, बदबूदार और बालों वाले गंदे लोगों से भरी हुई थी। ये घिनौना था। ये वह जगह थी जहां सेठ को लगा कि उसे होना चाहिए। वह लोगों के झुंड में घुस गया और बार की ओर बढ़ गया। बाकी पर ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे आप खाना खरीदना चाहते हो। उसकी त्वचा खुरदरी और सांवली थी और उसकी तीखी नीली आंखें उससे नहीं पूछती थी कि उसे क्या चाहिए। उसने सेठ को धमकी दी कि वह कुछ ऑर्डर करके उसे परेशान न करे। वे आंखें कमरे की ओर थीं, जबकि उसका हाथ बेसुध होकर गंदे कपड़े से मग साफ कर रहा था। मुझे कुछ बुरा दो, अपनी शक्ल नहीं, कुछ पीने को दो। आदमी ने उस लड़की को घूरकर देखा जिसने उसे परेशान करने की हिम्मत की। फिर भी उसने एक लेबल रहित पारदर्शी बोतल निकाली जिसमें एक पारदर्शी तरल भरा हुआ था। सेठ के सामने काउंटर पर एक छोटा गिलास पटक दिया गया और पुरानी लकड़ी में एक गड्ढा बना दिया, या शायद सिर्फ उस पर जमी मिट्टी की परत में। छोटे गिलास में भरा हुआ पारदर्शी तरल हरा रंग का था और उसमें एक छोटा काला कीड़ा तैर रहा था। रक्षक फिर भी चुप रहा, लेकिन उसने उस पिल्ले की ओर घृणा से मुस्कुराया जिसने उसे चुनौती दी थी। सेठ ने एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। उसे लगा जैसे उसके गले में ऐसे उतर रहा है। उसने मुंह खोलकर कीड़ा चबाया और फिर उसे निगल लिया। एक और उसने कहा और गिलास को काउंटर पर पटक दिया। रखवाले की मुस्कान गायब हो गई और उसने गिलास को फिर से भर दिया।
फिर से सेठ ने एक ही बार में गिलास खाली कर दिया। उसे अपनी सेहत बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति और लेस देन नाइट्रोल के पेंडेंट ग्रेटर देन की बदौलत उसके एचपी रिजनरेशन ने उसे ढक लिया। एक और बारकीपर ने अपनी एक भौं उठाई और गिलास को फिर से भरने से पहले उसे गौर से देखा। यह कोई ऐसी शराब नहीं थी जिसे कोई दूसरा गिलास पीता हो। उसने लोगों को दूसरा गिलास पीने के बाद अस्थायी रूप से अंधे होते देखा था। इस आदमी को क्या हो गया था? एक और पब के जीवंत माहौल में लोहार सिर्फ यही शब्द दोहराता रहा। बारकीपर अपना गिलास फिर से भरता और सेठ उसे फिर से खाली कर देता। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि पहली बोतल खाली नहीं हो गई। बारकीपर ने घुरघुराहट की और अनिच्छा से दूसरी बोतल लेने के लिए चला गया। अगर तुम इसे ऐसे ही पीते रहोगे तो इसका स्वाद बहुत अच्छा होगा। क्या मैं तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊं? उसके बगल में एक खुशमिजाज आवाज सुनाई दी। सेठ ने दाईं ओर देखा और उसकी नजर एक छोटी सी आकृति पर पड़ी। छोटी दाढ़ी, एक साधारण स्लाइड कैप, एक घिसी हुई शर्ट और सस्पेंडर वाली पैंट, सब कुछ पत्थर और कोयले की धूल की एक काली परत में ढका हुआ था। एक बोना, पब में काम करने वाले दूसरे मजदूरों की तरह ही एक खनिक करे जो पसंद करते हैं। बोना उसके पास बैठ गया और उसने भी एक गिलास शराब मंगवाई जो भी वह भयानक शराब थी। बारकीपर ने उस पर गुस्सा किया लेकिन दोनों गिलास भरने से पहले काउंटर पर दूसरा गिलास रख दिया। सेठ ने एक ही बार में शराब पी ली। उबाग उसके बगल में बैठा बोना उसे हर जगह थूकने लगा क्योंकि उसका शरीर आत्मरक्षा के झटके में विद्रोह कर रहा था। क्या बकवास है, तुम इस बकवास को सीधे चेहरे से कैसे पी सकते हो? एक और उसने कहा और बोने पर मुस्कुराया। बारकीपर ने वास्तव में कुछ समय पहले पागल व्यक्ति की परवाह करना बंद कर दिया था और अपना गिलास फिर से भर लिया था। बोने ने एक अलग पे लिया लेकिन वह नहीं गया। पांचवें शॉट पर सेठ पहले से ही काफी नशे में था जब उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन आया। लेस देन डिंग, निष्क्रिय कौशल, कमजोर जहर के लगातार संपर्क के कारण जहर प्रतिरोध प्राप्त हुआ। ग्रेटर देन। सेठ ने आह भरी, शराब का असर खत्म हो चुका था। वह पहले ही नशे में था, इसलिए उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी और उसने इसे यही रुकने का संकेत समझा। उसने काउंटर पर दस्तक देकर संकेत दिया कि वह भुगतान करना चाहता है। 7 सिल्वर क्रोधी बारकीपर ने कर्कश आवाज में कहा। ये सेठ से बोले गए उसके पहले और एकमात्र शब्द थे। उसने सेठ की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। दूसरे ने काउंटर पर 10 सिल्वर रख दिए। उसने सेठ के बगल में काउंटर पर गिरे बोने की ओर इशारा किया, ये दिखाने के लिए कि यह उसका बिल चुकाने के लिए भी था। उसने आज रात किसी से मिलने के लिए नहीं कहा था, न ही उसकी तलाश की थी, लेकिन फिर भी वह इसकी सराहना करता था। उसने बोने के कंधे पर थपथपाया और रात के बाकी समय के लिए सराय की तलाश में पब से बाहर निकल गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार, अध्याय 85 नई शुरुआत। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 85 नई शुरुआत। विजियोरेक्स। अब एक जादुई ट्रिक जिससे आपकी आंखों की रोशनी 100% तक वापस आ जाएगी। 829 गुना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुबह की तेज धूप जो खिड़कियों से अंदर आ रही थी उसे जगाती थी और उसकी नशे में धुत आंखों को चोट पहुंचाती थी। यह एक छोटी सी खिड़की थी और रोशनी एक सराय की छत के ठीक नीचे एक छोटे से कमरे में आ रही थी। जगह को बहुत कम सजाया गया था, जिसमें वह जिस बिस्तर पर लेटा था एक अलमारी और एक कुर्सी के साथ एक मेज थी। कपड़े बेतरतीब ढंग से फर्श पर फैले हुए थे। कुछ नर्म चीज उसकी छाती पर दबाव डाल रही थी और जब वह हिलने की कोशिश कर रहा था तो उसका दाहिना हाथ उसकी चिकनी पीठ को सहला रहा था। उसे एक शिक्षित अनुमान था लेकिन फिर भी वह हैरान था। उसने नीचे देखा और एक प्यारी लड़की को देखा जिसके लाल बालों से एक जोड़ी रोएदार कान निकले हुए थे। वह उसके कंधे को तकिए की तरह इस्तेमाल करते हुए उसके साथ चिपकी हुई थी। उसके स्पर्श ने उसे जगा दिया था और अब वह एक बड़ी मुस्कान के साथ उसके चेहरे को देख रही थी। तुम जाग रहे हो, उसने कहा और उसे एक गहरा भावुक चुंबन देने के लिए आगे बढ़ी। सेठ को इस लड़की की कोई याद नहीं थी, लेकिन उसने पूरी सुबह उसके साथ कुछ नई यादें बनाने में बिता दी। ओह, तुम वाकई एक आश्चर्य हो, उसने उठने के बाद कहा। उसने अपनी चीजें उठाई और कपड़े पहनने लगी। सेठ बिस्तर पर ही रहा और उस दुष्ट लड़की को अपने सुडौल और सुडौल शरीर को ढांकते हुए देखता रहा। उसने अपनी कमर को उजागर करने वाली एक छोटी चमड़े की जैकेट, घुटनों तक के जूते और चमड़े की हॉट पैंट पहनी हुई थी। और तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो, उसने उसकी निगाहों पर टिप्पणी की जो उसके शरीर से हट नहीं रही थी। शर्मिंदगी से खांसते हुए सेठ भी कपड़े पहनने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसे वास्तव में याद नहीं था कि वह ऐसी सुंदरी से कैसे मिला और उसे कैसे बहकाया, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। या वह एक वेश्या थी? क्या उसे पैसे देने पड़े? जैसे ही वह परस्पर विरोधी विचारों से घिर गया, वो उसके पास आए, अपने पैरों पर खड़ी हुई और उसे एक और चुंबन दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह अलविदा है। बड़े आदमी अपनी उंगली उसके कॉलरबोन को छूते हुए उसने कहा, अगर किस्मत मेरे साथ है तो मैं आपसे फिर से मिलना पसंद करूंगी। ऐसा कहकर सेठ के कुछ भी कहने से पहले ही वह वहां से चली गई। जब सेठ को होश आया तो उसने मेज पर चांदी के सिक्कों का ढेर पाया। वह लड़की वेश्या नहीं थी, वह वेश्या थी। वह बैठ गया और मेज पर रखे 15 चांदी के सिक्कों के ढेर को देखने लगा। उसने शराब पी, सेक्स किया, एक ही रात में उसे पैसे मिल गए। अपनी बाहों में एक सुंदरी के साथ जागना बुरा नहीं था। शायद उसे लोहारी छोड़कर पुरुष वेश्या बन जाना चाहिए। अगर उसके ग्राहक इस तरह के होते तो उसे कोई आपत्ति नहीं होती। उसने अपना सिर हिलाया। हालांकि वह एक रात के व्यभिचार के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन यह वह जीवन नहीं था जो वह चाहता था। उसे अपनी सराय में वापस जाने की जरूरत थी। एविसर शायद चिंतित था। इससे उसके दिमाग को साफ करने में भी मदद मिली थी। सेठ अभी जो चाहे करने के लिए स्वतंत्र था और वह जो चाहता था वह था अपने कौशल को बढ़ाना। इसके लिए उसे बौने जिले में जाने की जरूरत थी। सेठ को नहीं पता था कि वह अपनी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ाएगा और आमंत्रित कैसे होगा। वह एक दुकान खोल सकता था और सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर सकता था, या एक साहसी के रूप में रैंक कर सकता था। यह वास्तव में एक सरल निर्णय था। वह बस दोनों ही काम करेगा। दोपहर हो चुकी थी जब वह आखिरकार सराय में लौटा। कैटरपिलर ने उस पर हमला किया और उस पर आरोपों की बौछार कर दी। ये वाकई बहुत परेशान करने वाला था। फिर कठिन बातचीत हुई जहां उसे समझाना पड़ा कि फिन को अपने लोगों के पास लौटना होगा। अप्रत्याशित रूप से ये बात सेठ के दिमाग पर आइविस से कहीं ज्यादा भारी पड़ गई थी। फिर भी ये कभी-कभी बचकानी हरकतें करता था, लेकिन जब ऐसी चीजों की बात आती थी तो यह वास्तव में काफी परिपक्व था। तो अब हम क्या करें? छोटे एविस ने उससे पूछा। सेठ ने उसे स्थिति समझाई और एडवेंचर गिल्ड के लिए रवाना हो गया। एक तरफ वह दुकान खोलने के तरीके के बारे में जानकारी मांगना चाहता था, दूसरी तरफ वह जानना चाहता था कि रैंक बढ़ाने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, वह गिल्ड का इस्तेमाल उसके मुख्य उद्देश्य के लिए करना चाहता था, खोज प्राप्त करना और कालकोटरी में जाना। वह लेवल 21 के आधे रास्ते पर था और लेस देन स्पिरिट स्मिथी ग्रेटर देन पर अगला लेवल पाने के लिए उसे 2 एसपी की और जरूरत थी। गिल्ड से बहुत दूर नहीं था और वे जल्दी ही वहां पहुंच गए। दोपहर के बाद ज्यादातर साहसी लोग एक खोज पूरी करने के बाद गिल्ड बिल्डिंग से बाहर निकल चुके थे। रिसेप्शनिस्ट और बार में शराब पी रहे कुछ लोग ही गिल्ड में थे। सेठ सीधे काउंटर पर जा सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यावसायिक मुस्कान के साथ अभिवादन किया, हालांकि यह थोड़ा सा हिल गया था। सेठ ने अपनी रात की गतिविधियों के बाद स्नान नहीं किया था और रिसेप्शनिस्ट को इसकी गंध आ रही थी। साहसी लोग जो सुबह की भीड़ के बहुत बाद में बहुत देर से आए थे और धोने की भी जहमत नहीं उठाई। वह अभी भी नहीं थी, लेकिन प्रशिक्षण ने अपना महत्व दिखाया। अन्यथा उसकी अभिव्यक्ति बहुत अलग होती। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं? सबसे पहले सेठ ने भी रैंक तक पहुंचने के लिए जरूरी शर्तों के बारे में पूछा। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह एक सी रैंक का साहसी लोहार था जो सिर्फ लव 20 था, लेकिन यह तथ्य कि वह एक ओरी हुआ था उसे बहुत कुछ समझाता हुआ लगा।
बी रैंक बनने के दो तरीके हैं। पहला है एक प्रतिष्ठित साहसी बनना और आवश्यक स्तर तक पहुंचना, जो कि लव 0.50 है। बेशक हम जानते हैं कि वर्ग, जाति और अन्य परिस्थितियों के आधार पर एक साहसी की शक्ति उनके स्तर से स्वतंत्र रूप से भिन्न हो सकती है। यही कारण है कि दूसरा विकल्प रैंक का परीक्षा देना है। एक परीक्षक बी रैंक खोज के दौरान आपकी क्षमताओं और व्यक्तित्व का आकलन करेगा। जब तक आप परीक्षा पास करते हैं तब तक आप बी रैंक साहसी बन सकते हैं, उसने एक पाठ्यपुस्तक से पढ़ने की तरह स्पष्टीकरण दिया। अगली रैंक परीक्षा में भाग लेने के लिए यह एक अनुरोध सूत्र है। ये 2 सप्ताह में है। उसने ट्रे के माध्यम से उसे कागज का एक टुकड़ा दिया। ओह धन्यवाद, बताएं अगर मैं शहर में हथियारों की दुकान खोलना चाहूं तो मुझे कहां जाना होगा। उसने सभी तरह के लाइसेंस और जगहों की सूची बनानी शुरू कर दी जहां उसे जाकर दुकान खोलनी होगी अगर वह शहर में दुकान खोलना चाहता है। यह जानकारी का एक विशाल प्रवाह था जिसने युवा लोहार को पूरी तरह से डरा दिया। यह क्या था? इस तरह के मध्ययुगीन दिखने वाले समाज में इतनी नौकरशाही क्यों थी? उसके चेहरे पर तनाव देखकर उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। कभी-कभी उनके पास ऐसे लोग होते थे, शहर में नए, बस प्रतिष्ठा हासिल करने और बौने शहर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, बिना इस बात की जानकारी के कि यह सब क्या होता है। भविष्य के कागजी कामों की निराशा में सेठ को डुबोने के बाद उसने उसे एक जीवन रेखा दी। यदि आप केवल प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं ताकि आपको बौने शहर में प्रवेश मिल सके तो आप पहले से मौजूद किसी दुकान के साथ अनुबंध भी कर सकते हैं। आप एक आपूर्तिकर्ता बन जाते हैं और अन्य लोग कागजी कार्रवाई का ध्यान रखेंगे। और यदि आपके उत्पाद उतने ही अद्भुत हैं जितना आप सोचते हैं तो आपको शहर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। सेठ की आंखें चमक उठी। ग्राहकों की परवाह किए बिना मुनाफा कमाना ही सबसे बढ़िया मुनाफा है। उसने रिसेप्शनिस्ट से उन अलग-अलग दुकानों के बारे में बात की जो इस तरह की व्यवस्था के लिए सवाल में थी। अंत में उसने जाने से पहले अगली परीक्षा में भाग लेने के लिए अनुरोध पत्र भी भर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 6 दिन में पेट का लटकना दूर हो जाता है। यहाँ पढ़ें। रोजाना की भागदौड़ से आई ताकतों में कमी तो इसे सजाएं। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।